ओके, क्या है, डिजाइन आई सेक्शन फॉर ट्रस मेंबर फॉर फॉलोइंग डाटा। डाटा हमारा क्या है, लेंथ ऑफ मेंबर हमें दे रखा है कितना है, यहाँ पे हमें डिजाइन करना है, एनालिसिस नहीं करना है। लेंथ ऑफ मेंबर हमारा क्या है, 3.5 मीटर है। फैक्टर्ड एक्सियल लोड हमारा कितना लग रहा है, फैक्टर्ड एक्सियल जो लोड है वो किस में है, टेंशन में है, और टेंशन में हमारा लोड लग रहा है 450 किलो न्यूटन का। देन आफ्टर फैक्टर्ड मोमेंट ऑन एट द टू एंड्स हमारे कौन कितने लग रहे हैं, और अबाउट स्ट्रॉन्ग एक्सेस एम डी जेड, एम जेड की वैल्यू है 35 किलो न्यूटन मीटर और 20 किलो न्यूटन मीटर रेस्पेक्टिवली। ग्रेड ऑफ स्टील हम यूज कर रहे हैं Fe410। इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे देखो कंबाइंड एक्शन है, टेंशन मेंबर ही डिजाइन नहीं करना है हमें, टेंशन के साथ उसमें बेंडिंग भी है, एंड पे बेंडिंग मोमेंट भी है, तो हमें इन दोनों केसेस को लेके चलना है। ओके, मतलब जैसे यहाँ पे हमारी ये बीम है या फिर ये कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है, इस स्ट्रक्चरल मेंबर पर टेंशन फोर्स कितना लग रहा है हमारा, 450 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे भी 450 किलो न्यूटन का टेंशन फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे मेरा मोमेंट लग रहा है m1 इज इक्वल टू 35 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे मोमेंट लग रहा है m2 इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन का। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक्सियल और प्योर एक्सियल कंप्रेशन मेंबर भी नहीं है, और ये एज अ बीम प्योर बीम भी नहीं है, मतलब कंबाइन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेक्शन प्रॉपर्टी या फिर गिवन डाटा लिखते हैं। फॉर Fe410 के लिए हमारा ग्रेड ऑफ स्टील Fe410, तो इसके लिए Fy की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, Fy की वैल्यू होती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, और Fu की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 410 मेगा पास्कल, या फिर इसे हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। यहाँ हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा m0 कितना लेते हैं, 1.10, और गामा m1 कितना लेते हैं हम, 1.25। अब हम निकालते हैं एरिया रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमारा क्या है, टेंशन है, तो टेंशन के लिए हम ग्रॉस यील्डिंग का फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड एरिया ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस यील्डिंग। ओके, ग्रॉस यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसके हिसाब से हम एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया के लिए हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, टी इज इक्वल टू वॉट, ए जी इंटू एफ वाई अपॉन गामा m0। ओके, तो यहाँ पे एरिया रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, ए जी की जगह हम एरिया रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टी इंटू गामा m0 डिवाइडेड बाय एफ वाई। यहाँ पे टी कितना है हमारे पास, 450 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने पर न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, इंटू 1.10 डिवाइडेड बाय एफ वाई। एफ वाई मेरा कितना है, 250। इसे सोल्व करने से हमारे पास एरिया रिक्वायर्ड इन ग्रॉस आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कुछ आती है 1980 mm स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा एरिया रिक्वायर्ड। ये कब, जब सिर्फ उस मेंबर में क्या लग रहा होगा, हमारा टेंशन फोर्स लग रहा है, लेकिन टेंशन नहीं है, इसके साथ हमारा यहाँ पे बेंडिंग भी है। तो बेंडिंग को कंपनसेट करने के लिए इस एरिया रिक्वायर्ड को हम इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे हम 2 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज इंक्रीज द रिक्वायर्ड एरिया बाय 100% to compensate to compensate what, bending moment at ends, bending moment at end। ओके, एंड पे लगने वाले बेंडिंग मोमेंट को कंपनसेट करने के लिए हम एरिया 100% इंक्रीज करते हैं। तो नाउ टोटल एरिया हमारा कितना चाहिए हमें, 2 टाइम्स ऑफ 1980, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3960 mm स्क्वायर। ओके, मतलब इतना एरिया हमें कम से कम यहाँ पे कोई भी सेक्शन अगर डिजाइन करते तो प्रोवाइड कराना होता है। अब हम स्टील टेबल में जाते हैं, और स्टील टेबल में जाके हम देखेंगे कि ऐसा सेक्शन प्रोवाइड करा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आता है, इससे ज्यादा। तो स्टील टेबल में जाने से हमने एक सेक्शन लिया ISWB 225 @ 332.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसका जो एरिया है वो कितना है हमारा, 4324 mm स्क्वायर। दिस इज व्हाट, ग्रेटर देन 3960 mm स्क्वायर। तो स्टील टेबल में इस क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी है, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस आई सेक्शन की हमारी
हाइट कितनी होगी, ओवरऑल हाइट हमारी है h इज इक्वल टू वॉट 225। विड्थ ऑफ फ्लैंज बी एफ इज इक्वल टू कितना है, विड्थ ऑफ फ्लैंज हमारी है यहाँ पे 150 mm। ओके, थिकनेस ऑफ फ्लैंज टी एफ हमारा कितना है, टी एफ यहाँ पे है 9.9 mm। थिकनेस ऑफ वेब हमारा है टी डब्ल्यू जिसे कहते हैं 6.4। ओके, और यहाँ पे रेडियस एट रूट और रेडियस एट इंटरसेक्शन हमारा R1 कितना है, R1 की वैल्यू हमारी है 9 mm। ओके, 9 mm। तो यहाँ पे हम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब निकाल सकते हैं। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब कितनी होगी हमारी, इतनी। इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी हमारा क्या होगा, डी इज इक्वल टू वॉट h माइनस 2 टाइम्स ऑफ वॉट थिकनेस ऑफ फ्लैंज प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे रेडियस ऑफ रूट R1। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 225 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9.9 प्लस 9। ओके, यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू आती है लगभग 187.2 mm। ये हमारा क्या हो गया, डी की वैल्यू होगी। ओके, डी आने के बाद हम सेक्शन को अब क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो सेक्शन क्लासीफाई करने के लिए और उससे पहले हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो इसकी लिख लेते हैं। ये तो हमारी सेक्शन प्रॉपर्टीज होगी। अब हम सेक्शन मॉडुलस लिखते हैं। सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस को ZE से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है 348.5 इंटू 10⁻³ mm²। और ZP प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू जो है वो है हमारी 389.93 इंटू 10⁻³ mm²। ये हो गए हमारे सेक्शन मॉडुलाइज। और उसके बाद हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, जिसे हम IZ हमारा है 3920.5 इंटू 10⁻⁴ mm⁴ एंड IY हमारा है 448.6 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने स्टील टेबल से निकाली है। रेफर फ्रॉम IS हैंडबुक नंबर 1। यहाँ से ये सारी प्रॉपर्टीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, किसके लिए, जिसका भी क्रॉस सेक्शन, ये मैंने चूज किया है, आप कोई और भी क्रॉस सेक्शन चूज कर सकते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर ग्रॉस एरिया जो है वो 3960 mm² से ज्यादा हो। ओके, तो हमने चूज किया जस्ट इसके ऊपर वाला सेक्शन, जैसे 34324 mm² है। ओके, और कंबाइंड एक्शन में जनरली हम कौन सी वाइड बीम को प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इसलिए हमने में ISWB और ISHB सेक्शन हम जनरली प्रोवाइड कराते हैं। लाइट सेक्शन बहुत ही रेयरली प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो इस तरह से डिजाइनर अपने हिसाब से चूज कर सकता है। और सेक्शन की प्रॉपर्टीज हमने लिख ली। अब सेक्शन को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन और सेक्शन क्लासिफिकेशन। सेक्शन क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमारा सेक्शन में क्या, हमें वेब देखते हैं कि प्लास्टिक है कि कैसा है। तो वेब के लिए हम क्या करेंगे, डेप्थ टू थिकनेस रेशियो। तो डेप्थ हमारी कितनी आई है, इफेक्टिव डेप्थ 187.2 डिवाइडेड बाय TW की वैल्यू कितनी है 6.4 है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 29.25। ओके, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, लेस देन 84 एप्सिलॉन। ओके, 84 एप्सिलॉन से कम है तो ये सेक्शन हमारा कैसा माना जाएगा, प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक सेक्शन। और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी 250 डिवाइडेड बाय FY। फॉर ग्रेड FE 410 के लिए FY की वैल्यू हमारी कितनी होती है 250 ही होती है। तो 250 की वैल्यू को यहीं पे पुट कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर। तो मतलब 29.25 की वैल्यू 84 से कम है, इसलिए हमारा सेक्शन क्या माना जाएगा, प्लास्टिक माना जाएगा। सेकंड हम फ्लैंज की बात करते हैं। फ्लैंज, फ्लैंज में आउटस्टैंडिंग पोर्शन की, आउटस्टैंडिंग पोर्शन, तो उसमें उसकी विड्थ ऑफ फ्लैंज BF की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी B की वैल्यू होगी हमारी B इज इक्वल टू वॉट, BF/2 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2 और ये आता है 75 mm। देन आफ्टर थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमारी कितनी है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमारी है 9.9 mm।
तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी विड्थ टू थिकनेस रेशियो कितना आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 9.9 इज इक्वल टू, ये आता है लगभग 7.57, राइट। और दिस 7.57 इज लेस देन व्हाट, 9.4 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 9.4 से कम आने के कारण ये वेब भी हमारा किस तरह से बिहेव करेगा, प्लास्टिक के लिए। तो वेब और फ्लेंज दोनों प्लास्टिक है, तो ओवरऑल सेक्शन में किस तरह से क्लासीफाई कर सकता हूँ, ओवरऑल सेक्शन मेरा क्या होगा, ओवरऑल सेक्शन मेरा क्या होगा, प्लास्टिक। ओके। और यहाँ पे अगर ये प्लास्टिक नहीं होके यहाँ पे अगर ये स्लेंडर या फिर सेमी कॉम्पैक्ट आ जाता, तो ओवरऑल सेक्शन सबसे पहले कहाँ पे फेल होगा, जो वीक होगा। तो सेमी कॉम्पैक्ट में कम लोड और कॉम्पैक्ट सेक्शन कम लोड बियर करता है एज ए प्लास्टिक, तो ओवरऑल सेक्शन हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, इससे कम वाले पे। अगर यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट आता, कॉम्पैक्ट की रेंज में लाई करता, तो ओवरऑल सेक्शन हमारा क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर ये प्लास्टिक है और यहाँ पे भी प्लास्टिक है, इसलिए ओवरऑल प्लास्टिक है। यहाँ प्लास्टिक, यहाँ सेमी कॉम्पैक्ट, तो ओवरऑल सेक्शन सेमी कॉम्पैक्ट हो जाता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो भी वीक होता है वहां पे पहले फेल होता है, तो हम उस हिसाब से अपना सेक्शन आगे क्लासीफाई करके प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, प्लास्टिक आ रहा है, तो प्लास्टिक के करस्पॉन्डिंग बीटा बी की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, बीटा बी की वैल्यू 1 होगी। देन आफ्टर फिर हम इसकी डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी निकालते हैं। डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी इन, फर्स्ट है बेंडिंग। ओके, बेंडिंग में कैपेसिटी किस तरह से निकालते हैं, जिसे हम एम डी जेड लिखते हैं। तो एम डी जेड इक्वल टू क्या होता है, बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो। बीटा बी की वैल्यू तो मेरी कितनी आ गई, प्लास्टिक सेक्शन से 1 आ गई। और जेड पी की वैल्यू है 389.93 इंटू 10⁻3। ओके, एफ वाई की वैल्यू मेरी कितनी है, 250 है, डिवाइडेड बाय गामा एम जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.10। इसे सॉल्व करने से मेरा एम डी जेड आ जाएगा, एम डी जेड की वैल्यू होगी 88.62 किलो न्यूटन मीटर। ये तो बेंडिंग में आई। अब मेंबर टेंशन फोर्स भी, तो टेंशन में इसकी डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी है वो निकाल लेते हैं। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसे हम टी डी जी कहते हैं, वो कितना होगा, ए जी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो। ए जी ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या है, उस सेक्शन का 4324, राइट। एफ वाई की वैल्यू 250 है, डिवाइडेड बाय 1.10। यहाँ पे टी डी जी की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 982.72 किलो न्यूटन। ये हमारी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई। ओके, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ मुझे पता है। और अप्लाइड लोड कितना है, अप्लाइड मोमेंट कितना है हमारा, यहाँ पे अप्लाइड मोमेंट क्या है, अप्लाइड मोमेंट कितना है, अप्लाइड मोमेंट मेरा क्या है, m1 की वैल्यू तो कितनी है, 35 किलो न्यूटन मीटर। और m2 की वैल्यू कितनी है मेरी, 20 किलो न्यूटन मीटर। ये दोनों वैल्यू है वो उसकी डिजाइन कैपेसिटी से क्या है, कम है। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन m1 एंड m2। तो अप्लाइड मोमेंट हमारा उसकी डिजाइन कैपेसिटी से क्या है, ज्यादा है। सॉरी, अप्लाइड मोमेंट कम है, तो उसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअली बेंडिंग में तो फेल नहीं होगा। ओके, मतलब यहाँ पे तो ये इंडिविजुअली सेफ है। सिमिलरली हमारा अप्लाइड टेंसाइल लोड कितना है, अप्लाइड टेंसाइल लोड है हमारा 450। और डिजाइन कैपेसिटी उस सेक्शन की कितनी है हमारी, 982.72 किलो न्यूटन। मतलब डिजाइन हम उस मेंबर पे कितना ज्यादा से ज्यादा 982 किलो न्यूटन का लोड लगा सकते हैं, और लगा कितना रहे, 450 का। तो मतलब यहाँ पे भी हमारा सेक्शन कैसा है, सेफ है। ओके, मतलब इंडिविजुअली अगर टेंशन में चेक करें और इंडिविजुअली बेंडिंग में चेक करें, तो दोनों जगह पे हमारा सेक्शन क्या आ रहा है, सेफ आ रहा है। अब हम कंबाइंड इफेक्ट को देखते हैं। तो कंबाइंड इफेक्ट के लिए हमारा क्या होता है कि हम सबसे पहले लोकल कैपेसिटी निकालते हैं। तो इसके लिए कंबाइंड के लिए हम चेक फॉर लोकल कैपेसिटी। तो उसके लिए हमारा इंटरेक्शन इक्वेशन होती है एन अपॉन एन डी प्लस एम जेड अपॉन एम डी जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, 1। एन क्या है हमारा, यहाँ पे एन है 450 अप्लाइड एक्सियल फोर्स। एन डी कितनी वैल्यू है, कितनी आ रही है, 982.72। एम जेड हमारा क्या है, मैक्सिमम ऑफ M1
एंड M2, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे एक 35 है और एक 20 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 35 किलो न्यूटन मीटर। MDZ हमारा डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ कितनी है, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ हमारी है 88.62 किलो न्यूटन मीटर। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लोग क्या आएगा, 450 डिवाइडेड बाय 982.72 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 88.62 इज इक्वल टू व्हाट, 0.853, राइट, 0.853। दिस वैल्यू इज व्हाट, लेस देन 1, मतलब यहाँ पे हमारा लोकल कैपेसिटी में क्या है, सेफ है। ओके, तो लोकल कैपेसिटी में सेफ है। इसके साथ ही हम एक और चेक प्रोवाइड कराते हैं जिसे कहते हैं ओवरऑल बकलिंग स्ट्रेंथ। ओके, सेकंड इज ओवरऑल स्ट्रेंथ। तो ओवरऑल बकलिंग स्ट्रेंथ में हम क्या करेंगे, एम इफेक्टिव निकालेंगे और एम इफेक्टिव शुड बी व्हाट, लेस देन MDZ, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ से हमारा काम आना चाहिए। तो इफेक्टिव मोमेंट की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, एम इफेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट, M माइनस शाई इंटू T इंटू ZE डिवाइडेड बाय A। ये रिलेशनशिप है जो कोड में दे रखा है आपको। यहाँ पे M क्या है, M हमारा होगा मैक्सिमम ऑफ M1 एंड M2। ओके, T हमारा यहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल फोर्स। ZE क्या होगा हमारा, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। A हमारा क्या है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। और शाई हमारा क्या है, रेशो ऑफ मोमेंट एंड मोमेंट्स। तो शाई इक्वल टू व्हाट, M1 अपॉन M2। सबकी वैल्यू हमें पता है, टेंसाइल फोर्स मेरा कितना लग रहा है, 450 किलो न्यूटन। ओके, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस मुझे पता ही है, ZE की वैल्यू मेरी कितनी है, 348.5 इंटू 10⁻³ mm³। ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, 4324 mm²। शाई की वैल्यू मैं निकाल ही सकता हूँ, 20 डिवाइडेड बाय 35। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, लेस देन 1 रहती है। ओके, शाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो शाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0.571। देन आफ्टर एम मैक्स की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 35 किलो न्यूटन मीटर। विच साइन और डायमेंशन का भी वैल्यू को पुट करेंगे तो इससे हमारे पास एम इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एम हमारा कितना है, 35 है। उसमें से कोई भी मैग्नीट्यूड अगर हम माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू 35 से तो कम ही आएगी, और 35 वैल्यू अपने आप में ही हमारी MDZ से कम है। MDZ हमारा कितना है, 88.62, और ये वैल्यू 35 से तो कम ही है। तो मतलब हमेशा इस केस में हमारा ओवरऑल बकलिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, सेफ मोड में ही रहेगी। ओके, तो ये दोनों केस चेक जो है लोकल कैपेसिटी और ओवरऑल बकलिंग की, ये हम कंबाइंड इफेक्ट के लिए लगाते हैं, और दो चेक और थे हमारा टेंसाइल में और बेंडिंग में, ये हम इंडिविजुअली चेक लगाते हैं। और उससे पहले तो हमने सेक्शन को क्लासीफाई किया था और प्लास्टिक है कि क्या है ये चेक किया था, सेक्शन की प्रॉपर्टी देखी थी, और इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो आराम से। कोई भी डाउट है? नो सर। यश मेघवाल, आपको समझ में आया दोनों केस किस तरह से हम यस सर। कंप्रेशन मेंबर का भी केस देखा था अभी इससे पहले, क्या क्या प्रोसीजर हमारा चलता है, और उसके बाद टेंशन मेंबर के बारे में देखा था, राइट। तो टेंशन मेंबर का एग्जांपल थोड़ा सिंपल होता है क्योंकि इसमें कंप्रेशन की जो केस जो होता है वो एक कम हो जाता है, और बीम जब टेंशन में होता है तो उसमें लेटरल टॉर्जनल बकलिंग आने के चांसेस भी कम रहते हैं। इसलिए हम इन दोनों केसेस को, लेटरल टॉर्जनल बकलिंग कब आती है, जब बीम को हम कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस के कारण क्या होती है कि इसकी जो कंप्रेशन प्लेन है वो आउट ऑफ प्लेन क्या हो जाती है हमारी, बैंड हो जाती है। तो इस आउट ऑफ प्लेन बैंड होने के कारण ये बीम जो है वो इस तरह से टॉर्जन में आ जाती है, राइट। इसलिए कंप्रेशन का केस का जो क्वेश्चन जो होता है उसमें हमें सारी चीजों को कंसिडर करके चलना पड़ता है, लेकिन टेंशन में हमें सिर्फ उस बीम में टेंसाइल लोड में सेफ होना चाहिए, बेंडिंग में सेफ होना चाहिए, और इंटरेक्शन और कंबाइन इफेक्ट में ये लोकल कैपेसिटी में सेफ होना चाहिए।
तो ये तीनों चेक मेनली प्रोवाइड कराने होते हैं। लास्ट चेक जो था ओवरऑल बकलिंग स्ट्रेंथ का, ये टेंशन में नहीं भी प्रोवाइड कराए तो चल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम वो क्या होता है हमारा सेफ होता है। पर लिखने से क्या है कि 2 लाइन लिखने से एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाता है कि इसको ये भी पता है। ओके, तो इसलिए ये चेक भी हम प्रोवाइड करा के बोल देते हैं कि द सेक्शन इज ऑल राइट और सेक्शन इज सेफ इन ऑल केसेस। तो ये यहाँ पे आपकी मतलब जो ये यूनिट है द मेंबर अंडर कंबाइंड एक्शन फोर्सेस, ये कंप्लीट होती है। किसी को इसमें समझने में कोई डाउट है तो आराम से पूछे, फिर हम अगली सब्जेक्ट शुरू करते हैं एनवायरनमेंट।